मैं हूं अमीश देवगन। 2047 में हमें कैसा भारत चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण का ऐलान किया, जिसमें सबसे पहला प्रण है 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना। पीएम ने साफ कहा कि यह बड़ा संकल्प है, लेकिन इससे कम हमें मंजूर नहीं। तो दूसरी तरफ 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है और मिशन के लिए कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने बिहार को अपना ठिकाना बनाया था, जहां से पिछले महीने कई लोग अरेस्ट भी हुए और इस पूरे मुस्लिम राष्ट्र वाले प्लान का भांडाफोड़ हो गया। लेकिन मुद्दा सिर्फ पीएफआई का नहीं है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो तालिबान को सत्ता मिलने पर ताली पीटते हैं, तालिबान के इस्लामिक एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। आज इन लोगों को भी एक्सपोज करने का दिन है, क्योंकि अगले 25 साल देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। क्योंकि एक तरफ विकास का एजेंडा होगा, देश हित की बात होगी, दूसरी तरफ इस पीएफआई वाली कट्टर सोच का भी मुकाबला करना होगा। तो आज देश के युवाओं के बीच से, देश की जनता के बीच से राष्ट्र हित के इस मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2047 में विकसित राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र, क्योंकि बॉर्डर वाले राज्यों में एक बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ है, जहां साजिश के तहत एक समुदाय की आबादी बढ़ाने की चाल चल रही है। इसका खुलासा भी हो गया है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लाल किले से 2047 का प्लान विकसित राष्ट्र वाला दिया। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत अब उससे कुछ कम नहीं होना है। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि ये वही साल है जब पीएफआई के प्लान 2047 का देश को पता चला। बिहार से पकड़े गए पीएफआई के मॉड्यूल और उनके पास से बरामद दस्तावेजों के मुताबिक भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया। पीएफआई के दस्तावेजों में कहा गया था 10% मुसलमान बहुसंख्यकों को घुटने पर लाने के लिए काफी हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। भारत में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर। याद करिए राहुल जी, आपके समय एक ऐसा वक्त आया था जब भारत फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में काउंट होती थी, जब पूरे विश्व में कोरोना पैंडेमिक को लेकर एक माहौल बना है। इकोनॉमी इज स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्रोथ रेट्स आर स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। वी कैन प्राउडली स्टेट टुडे, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 13.5% आज भारत का ग्रोथ रेट है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इस प्रकार से सशक्त हुआ है कि हम कभी भी मंदी की तरफ गति नहीं करेंगे। और आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की हालत खराब है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी राज में अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है, देश का बच्चा बच्चा परेशान है। हालांकि आरबीआई की माने तो पहली तिमाही में भारत की विकास दर 13.5% रही। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है। अनुमान है कि 2027 तक भारत जर्मनी और 2029 तक जापान को पीछे छोड़ देगा। यानी 2029 तक भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ सकती है। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी 2029 तक 7 पायदानों का उछाल देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट कहती है कि देश के कई सीमावर्ती राज्यों में 10 साल में एक विशेष वर्ग की जनसंख्या में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ कराकर साजिशन इन्हें बॉर्डर इलाके में बसाया जा रहा है।
देश के करीब 12 राज्यों में बहुसंख्यक आबादी अब अल्पसंख्यक हो गई है। अब सवाल ये है कि हम क्या चाहते हैं, विकसित भारत, सुपर पावर भारत या फिर धर्म के नाम पर पीएफआई की साजिश से त्रस्त भारत? हम क्या चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत या फिर राजनीतिक फायदे के लिए प्रोपेगेंडा और तुष्टीकरण में झुलसा भारत? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इस बड़े विषय पर बात करने के लिए, मंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए मेरा साथ बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ देश के युवा मौजूद है, मेरे साथ देश के अनुभवी लोग मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, जोरदार तालियां इस देश की जनता के लिए। और मेरे साथ मौजूद है एक बड़ा पैनल, मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, सांसद, लोकप्रिय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर संगीत रागी, उनका अभिनंदन है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है और अपनी बात को टू द पॉइंट रखते हैं। स्वामी दीपांकर है, जाने माने धर्मगुरु है, उनका भी अभिनंदन है, जोरदार ताली से स्वागत करिए। तो दूसरी तरफ मौजूद है मेरे साथ कलीमुल हाफिज साहब, अध्यक्ष दिल्ली AIMIM के, उनका अभिनंदन है, जोरदार ताली से स्वागत करिए। अनुराग भदौरिया मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, कभी ना चुप होने वाले। मेरे साथ मौजूद है इस चर्चा में शादाब चौहान, पीस पार्टी के नेता, प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। जब मैं इस विषय की बात करता हूं तो मेरे ख्याल में दो चीजें आती हैं। एक, 2047 का वो भारत जिसके अंदर सबका साथ, सबका विकास हो, एकता पर जोर हो, विरासत पर गर्व हो और टेक्नोलॉजी, साइंस और संस्कृति का बेजोड़ मेल हो। और दूसरी तरफ पीएफआई का एजेंडा है कि मुस्लिम राष्ट्रों, 10% मुसलमानों को पीएफआई के साथ जोड़ना है और बॉर्डर पर जो हो रहा है उस पर भी पैनी नजर रखनी है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे शादाब चौहान, 50 सेकंड का मैं आपको वक्त देता हूं। क्या आपको लगता है 2047 तक विकसित राष्ट्र जो मोदी का एजेंडा है, आप उसके साथ खड़े हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने खूबसूरत लाल किले की प्राचीर से जो बात कही कि विकसित भारत, मैं आज पूछना चाहता हूं, यहां पर संत समाज भी है, आदरणीय सुधांशु जी भी हैं और महिलाएं बैठी हैं और अमीश देवगन जैसे बेबाक पत्रकार हैं। क्या विकसित भारत महिलाओं की बेइज्जती करके बन सकता है? बिल्किस बानो का भाई आज शादाब चौहान पूछ रहा है कि भाजपा का गोधरा का विधायक कहता है कि वो ब्राह्मण थे, उनके गुण अच्छे हैं, उनको छोड़ दीजिए। जिसने एक हामला औरत को, एक प्रेग्नेंट लेडी की इज्जत को लूटने वाले उन दरिंदों शैतानों को छोड़ा गया, वो गुजरात की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके भी खिलाफ है। क्या रेपिस्ट को आप ऐसे ही छोड़ देंगे? अगर बिल्किस का नाम कुछ और होता तो नहीं छोड़ा जाता? क्या जो दरिंदे इज्जत लूटने वाले हैं वो छोड़ गए? 50% आबादी की इज्जत लूटने वाले शैतानों को अगर आप शरण देंगे तो विकसित भारत नहीं, विनाशकालीन भारत बनेगा। दूसरी बात, पीएफआई ने किसी जितनों लोगों का फोटो दिख रहा है, ओवैसी साहब, अखिलेश जी, जितने लोग हैं, या शादाब चौहान, किसी ने भी कहा हो कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना है तो मैं उसका खंडन करता हूं। नहीं कहा, हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन वो विकसित भारत नहीं जब बेटियों की इज्जत लूटी जाए, वो विकसित भारत नहीं जब जवानों की इज्जत लूटे। आपने बिल्कुल जायज बात बोली कि आपने इस्लामिक राष्ट्र का समर्थन नहीं करा है, लेकिन तालिबान जब बना तो ताली आप बजा रहे थे, नहीं बजा रहे थे? सुनिए, ये सत्य है। तालिबान जब बना तो ताली आप बजा रहे थे कि तालिबान बड़ा खूबसूरत बना है, ऐसा ही भारत आपको भी चाहिए था ना? अब आपके 50 सेकंड कंप्लीट हुए। प्रोफेसर रागी, ओके, कोई बलात्कारियों के साथ नहीं हो सकता। प्रोफेसर रागी, महत्वपूर्ण पॉइंट, एक सेकंड सर, होल्ड ऑन, कंट्रोल योरसेल्फ। जो टॉपिक है उसके साथ हम रहे। मैं आपकी बात आता हूं प्रोफेसर रागी। देखिए, दो सोच है। एक सोच है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की, दूसरी सोच है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। कोई डायरेक्टली कह रहा है, कोई डायरेक्टली नहीं कह रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि बच्चे पैदा होते हैं ये तो खुदा की मर्जी से होते हैं, ईश्वर की मर्जी से होते हैं। बॉर्डर एरियाज के अंदर हमने हिमंता बिस्वा शर्मा को सुना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हैं आज की तारीख के अंदर। बंगाल के ऐसे कई इलाके में बता सकता हूं, नेपाल बांग्लादेश सीमा में डेमोग्राफिक बदलाव किया गया है, वहां पर माओवाद से जुड़ी हुई बड़ी सारी चुनौतियां हैं। क्या आपको लगता है कि जो थॉट प्रोसेस पीएफआई कह रहा है वो गंभीर है? देखिए, 1998 में टीवी राजेश्वर ने देश के एक प्रतिष्ठित अखबार में बैक टू बैक 2 आर्टिकल लिखा और उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा कि बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हुए हिंदू वहां से भाग रहे हैं और
जो बांग्लादेशी आए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको शरण देने वाला कोई और नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम लोग उनको पहले घृणा करते थे, उनको लगता था कि आकर के हमारी रोजी रोटी पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको शरण दिए। और उन्होंने कहा कि ये शरण क्यों दिए? उनको लगता था कि यदि इनकी डेमोग्राफी बढ़ेगी तो हमारी ताकत बढ़ेगी, राजनीतिक ताकत बढ़ेगी, सांस्कृतिक ताकत बढ़ेगी। और ये वही एरिया है जो मुस्लिम है, जिसको जिन्ना जो है वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर के रूप में मांगता था। तो यदि आप पूरा पैटर्न देखेंगे तो बिहार से लेकर के बंगाल, आसाम और आपको उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारा एक पूरा एक आपको ट्रैक मिल जाए। चूंकि आप 50 सेकंड ही आपने दिया है, ये मामला बहुत गंभीर है, बस 10 सेकंड लेना चाहता हूं। देखिए 1947 में जब इस देश का विभाजन था तो 24.3% मुस्लिम इस देश में थे। और सरदार पटेल जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कहा था कि जो माइनॉरिटी देश पर विभाजन थोप दे वो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। बचे हुए भारत में 9.6% मुसलमान रह गए थे। आज के दिन में वो 18% के आसपास हैं जी। तो मेरा अपना मानना है, नहीं, ये 2011 का सेंसस की बात कर रहे हैं। 14.2 जो है 14 का जायज बात कह रहे हैं। 2011 का सेंसस था, उसके बाद 11 साल निकल चुके हैं, पानी काफी ऊपर बढ़ चुका है। लेकिन आपके 60 सेकंड हो गए सर, मैं आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिए। आपके 50 सेकंड अब शुरू होते हैं। कलीमुल हाफिज साहब, मैं आपके पास आता हूं। महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं। जब आप हिजाब का समर्थन कर देते हैं, जब आप समर्थन कर देते हैं, अपराधियों के अंदर मुसलमान गिन लेते हैं, तब आप इस्लामिक राष्ट्र का साइलेंट सपोर्ट करते हैं। यह मेरा आरोप है आप पर। हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो बात कही है कि 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन वो अपने जो पहले वादे किए हैं, जो 2014 में उन्होंने कहा था, और नेताजी का वो नारा दोहराया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे 60 महीने दो, मैं तुम्हें सुख चैन का जीवन दूंगा। क्या हिंदुस्तानियों को सुख चैन का जीवन मिला? जी। उन्होंने जो वादे किए थे कि पूरी 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, मिला? अरे प्रधानमंत्री आवास योजना में ही 3.25 करोड़ घर देने थे, जो सिर्फ 76 लाख दिए हैं। उन्होंने कहा था कि हम गरीबी सिंगल डिजिट में ले आएंगे। 50 सेकंड गरीबी 22% अभी भी है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जब आप हिजाब का समर्थन करते हैं, जब अपराधियों में मुसलमान छुपाइए। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ये सरकार आंकड़ों की जालसाजी कर रही है और उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप आंकड़े आने दीजिए। जब 2014 के ये वादे को नहीं निभा पाए तो 2022 में जो लुभावने वादे दे रहे हैं, इन पे कैसे भरोसा करेंगे? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ये सारा छाती में दर्द इसलिए शुरू हुआ है कि 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि एकमात्र देश था जिसको संविधान में शरिया के प्रावधान थे, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ था, जहां पे वक्फ बोर्ड था, मौलवियों को सैलरी मिलती थी, हज सब्सिडी मिलती थी। मैं चुनौती से कहता हूं, एक सेकुलर देश बताइए, और तो और सर्वोच्च न्यायालय यदि शरिया के खिलाफ आ जाएगा या उससे मतभेद रखेगा तो सर्वोच्च न्यायालय को कुचलकर संसद में संविधान संशोधन करके शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दिया जाएगा। यह मुस्लिम राष्ट्र के अलावा और कोई कहीं हुआ हो, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, बता दें, मैं माफी मांग लूंगा। इसलिए छाती में दर्द है कि अब 14 के बाद भारत प्योरली ट्रूली सेकुलर राष्ट्र बन रहा है। अब दूसरी समस्या क्या है? यहां पे बात सिर्फ भारत की नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह ख्वाब बहुत दिनों से मुसलमानों के दिमाग में कट्टरपंथी तबका रखना चाहता है। 47 के समय मुसलमान शिक्षा में भी आगे थे, पढ़ाई लिखाई हर चीज में आगे थे, वो पीछे हो गए। मगर एक लाइन कह दूं, मगर एक ख्वाब जानते हैं क्या है? एक थोड़ा एक्स्ट्रा समय ले रहा हूं। यह वैसा ही है जब श्री राम जी की सेना पहुंची थी तो रावण को लगा थे, रे हम तो देवताओं को जीत लिए, इनको जीत लिए, ये बानर सेना क्या है? मगर फिर जब हनुमान जी का रूप दिखा था तो फिर सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया था। तो अब समाज के अंदर शक्ति जागृत हो रही है। अब ना बिना खड़क ढाल वाले नेता हैं, ना गुलाब लिए हुए शांति का कबूतर उड़ाने वाले नेता हैं। अब वो नरेंद्र मोदी है जो घर में घुस के भी मारते हैं, जरूरत पड़ने पे सख्त भी रहते हैं। 1 मिनट पर एक लाइन में आगे लूंगा 10 सेकंड हो गए, 25 सेकंड ऊपर हो गए। अनुराग भदौरिया को आने दीजिए। अनुराग भदौरिया, मैं आपको 50 सेकंड प्लस 10 सेकंड करके चल रहा हूं। आपका मुझे पता है आप शांत नहीं होंगे उसमें। आप अनुराग भदौरिया, आपका नेता, आपके सांसद इतनी नॉन साइंटिफिक बात करते हैं, वो भी एक तरफ से आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन करना है कि बच्चे तो खुदा की देन है, बच्चों के अंदर तो किसी का लेना देना। इट इज सो अनसाइंटिफिक।
मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 2014 के बाद से अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे, उसके बाद देश खतरे में आ गया। इसके पहले खतरे में नहीं था, ना मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला था, ना यहाँ सर से तन जुदा होने वाले डायलॉग चल रहे थे, ना यहाँ पे किसी तरह की घटनाएं हो रही थी। अचानक ये चलते तो तब भी थे, बोलता कोई नहीं था। चलते तो तब भी थे, बोलता कोई नहीं था। अब बोला भी जाता है, दिखाया भी जाता है, एक्सपोज भी किया जाता है। राम मंदिर की बात तो तब भी होती थी, लेकिन बनता नहीं था। जवाब दीजिए। बोल रहे तब भी था, चलता था, हम लोग जिंदा कैसे हैं फिर? जब सब चल ही रहा था तो फिर कैसे राष्ट्र आगे बढ़ा? इसलिए ये सब जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, कम से कम देश के अंदर में सत्ता पाने के लिए आप राष्ट्र को तो बर्बाद मत करो। भारतीय जनता पार्टी से सत्ता पाने के लिए कौन से डायलॉग लाती है? पहले कहती है परिवारवाद, फिर कहती है इस्लामिक बन जाएगा, फिर कहेगा यहां पे सबके सर कलम। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप? आपको परिवारवाद की जरूरत पड़ती है तो आप चले जाते हो परिवारवाद के साथ सरकार बनाने। आप हरियाणा में चौटाला जी के साथ बनाए हो, फिर चले जाओगे बादल के साथ बना लोगे, फिर पीडीपी के साथ जाके कश्मीर में बना लोगे, फिर शिवसेना के साथ बना लोगे, तब परिवारवाद दिखाई नहीं देता। जब आपको मुसलमानों के साथ सरकार बनानी होती है तो मुसलमान नहीं है, लेकिन जब आपको डिवाइड एंड रूल करना होता है तब आप लेके आ जाओगे इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। 2047 का सपना दिखा रहे हो। सुनिए एक मिनट 10 सेकंड, 2047 के लिए आप हमें डरा रहे हो। हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कभी किसी से न डरा। हिंदुस्तान तब भी हजारों साल पहले हिंदुस्तान था, ये बात पता नहीं। हिंदुस्तान है।